हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रॉय स्टडी विथ अंश में स्वागत है। तो बच्चों, आज मेरा बहुत ज़ोरों से तबीयत ख़राब है, जिस कारण से मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा क्लाउड हो सकता है, मोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि टोटल जो है ना, आपको ना इसमें केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र है उसका है टोटल जो है 60 क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का 60 कवर, ठीक है ना। 60 जो होता है 60 जो होता है 60 शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। अगर इस सभी का अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर सभी का PDF प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बच्चों, और एक बात और कि आप सभी को ये पता ही होगा कि केमिस्ट्री में जो रसायन में होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वही लॉन्ग भी बनता है, आप सभी को पता है। इसलिए हम ज़्यादा जल्दी कोशिश करिए आप सभी की शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उसी को ज़्यादा जल्दी करके याद करें, ताकि जो है ना आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन की समस्या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक अंतिम तक देखें और सभी को अपनी कॉपी में लिख लें और इसे एक बार ज़रूर पढ़ कर जाए। मेरा गारंटी जो है 100% की इसी से बहुत सारा जो होता है लॉन्ग शॉर्ट मिल सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें ये वीडियो डालने के बाद जस्ट हम जो है ऑब्जेक्टिव का भी डाल देंगे, ठीक है ना। आप सब उसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इससे सब एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए परिसारक दाब को परिभाषित करें। क्यों परिसारक दाब असामान्य हो जाता है। देखिए परिसारक दाब क्या परिभाषा, परिसारक रोकने देखो परिसारण रोकने के लिए आवश्यक दाब को परिसारक दाब कहते हैं। इसे पाई सूचित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है, ठीक है ना। उसके बाद वो इसी में पूछा दूसरा क्वेश्चन, परिसारक दाब असामान्य क्यों हो जाता है। देखिए क्यों परिसारक दाब असामान्य हो जाता है। परिसारक दाब विलय के संख्या पर निर्भर करता है, इसके प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक मान में विभिन्नता होती है, इसीलिए परिसारक दाब असामान्य हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत तेज़ी से चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम स्लो चलेंगे समझाने शुरू कर दिए अगर तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम जो है बिना समझाए आप जो है अपने कॉपी में उतारते चलिए, ठीक है। इसको क्या करिएगा, एग्जाम का बहुत कम समय बचा है तो समझाने का इतना भी हमको, मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप सबके पास भी उतना लगभग टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जो है आप इसको अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस हवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है, क्रिस्टल के कणों की नियमित व्यवस्था में दोष होते हैं, उसे बिंदु दोष कहते हैं। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ठोस हवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। जब आयनिक ठोस में क्रिस्टल के धनायन अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है ना। हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा क्या है, संक्षेप में क्या लिख रहा है। पहला एक ए नंबर जो बोल रहा है वह है ब्राउनी गति और B नंबर जो है वह है अभिक्रिया का अर्धकाल, ठीक है ना। उसके बाद एक ब्राउनी गति का परिभाषा क्या होता है, देखिए कोलाइडल विलयन का अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती है, उसे ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। इसी में है अभिक्रिया का अर्धकाल। अब अभिक्रिया आधा होने 50% जो समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धायु कहते हैं, ठीक है ना। इसे हाफ T से सूचित किया जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान कितना होता है, देखिए हाफ T बराबर अर्धायु का मान कितना होता है 0.693 प्रति केल्विन, ठीक है ना, होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर है, संक्रमण तत्व पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। देखिए क्यों होता है, संक्रमण तत्व में 3D तथा 4S ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है, जिससे 3D या 4S दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें संक्रमण तत्वों पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन चलते हैं। जटिल लवण K3Fe/CN/6 का IUPAC नाम दे, ठीक है ना। इसी में दूसरा नंबर को बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है, इस जटिल लवण में Fe की EAN बोले तो इसको पूरा नाम इसका क्या हिंदी में, प्रभावी परमाणु संख्या, ठीक है ना, बोल रहा है कि गणना करें, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर है जटिल लवण का क्या है, IUPAC नाम क्या है, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरिट, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं पोटासियम हेक्सासाइनोफेरिट, ठीक है। चलिए बी नंबर क्या है, बी नंबर देखिए EN परमाणु संख्या बोल रहा है इसमें, देखिए क्या है, यह बनाने में लुप्त इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ये सूत्र है, ठीक है ना, ये जो है ये सूत्र है, ठीक है ना। इसका जो व्यंजक है कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर हुआ, देखिए, ठीक है। 26 है और -2 + 20 मतलब सॉरी 12, ठीक है ना, बराबर कितना होगा, सबको माइनस प्लस करने के बाद कितना 36 फेरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, उतारते जाए कॉपी में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लीजिए बहुत काफ़ी है और जो कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है।
6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि सामान्य अवस्था में H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। क्यों होता है? देखिए, पहला कंडीशन है जैसे कि H2O हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है ना, इसमें का एक जल होता है इसलिए हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसीलिए यह द्रव होता है। जबकि H2S हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इसलिए यह गैस के रूप में होता है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन चलता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षण को लिखिए जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या किया, इसकी इधर क्रमांक है, क्रमांक हो गया, इधर क्या हुआ, गुण है, ठीक है ना। उसके बाद यह मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल देती है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्रमांक क्या है, पहला है ये गुण, इसका गुण क्या है, अणुसूत्र, अणुसूत्र है इसका क्या है, मिथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है CH3OH, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH, ठीक है। देखिए ये सब जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है ना। आप सब इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा ये सब, ठीक है ना। दूसरा है व्यंजक चूर्ण एवं H2O के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, देखिए जब व्यंजक चूर्ण एवं H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसको, मिथाइल अल्कोहल का है, तो क्या बनेगा, CHCl3 नहीं बनता है, क्या बनता है, नहीं बनता है, ठीक है ना, बनता नहीं बनता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, देखिए CHCl3 बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका गुण क्या है, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किसको कराएंगे, मिथाइल अल्कोहल का है, तो क्या बनेगा, देखिए मिथाइल एसीटेट बनता है, ठीक है ना। अगर इसी को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल में क्या बनेगा, देखिए इथाइल एसीटेट बनता है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्या है, देखिए NH3 से अभिक्रिया, जब मिथाइल अल्कोहल को NH3 से अभिक्रिया कराएंगे तो मिथाइल एमीन बनता है, ठीक है ना। तो देखिए इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इथाइल एमीन बनता है, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, देखिए किस प्रकार किया जाता है। एसिटिक अम्ल को पहले SOCHCl2 के साथ अभिक्रिया करके इथाइल क्लोराइड बनाया जाता है, जिसमें एक अच्छा छोड़ने वाला समूह होता है। प्राप्त इथाइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एमाइड बनाया जाता है। अब एमाइड को होफमैनियम एमाइन में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या किया, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए अभिक्रिया में A, B, C एवं D को पहचान करें, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये A नंबर का है, ये B नंबर का है, ये C नंबर का है और ये D नंबर का है, ठीक है ना। तो सबका सूत्र है, तो बोल रहा है कि सब सूत्र को पहचाने के कौन कौन सूत्र किसका किसका है, ठीक है ना। तो देखिए ये नंबर का सूत्र जो है, 1 नंबर का सूत्र है, ये नंबर का सूत्र जो है ये है, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र किसका है, देखिए नाइट्रोबेंजीन का है। अब B नंबर वाला क्या है, B नंबर वाला है एनिलीन का। उसके बाद C नंबर का क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ठीक है ना। और D नंबर का क्या है, फिनॉल का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखे। मोनोमर बोला है, देखिए पहला क्या है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, एमिनो के पैरिक अम्ल होता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। बी नंबर क्या है, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है ना। ब्यूनायास क्या है, देखो बूटाडाइन एवं स्टाइरिन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का एक उपयोग दर्शाइए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, पहला का पैरासीटामॉल जो है किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, बुखार को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद B नंबर क्या है, टिंक्चन आयोडीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कट फट जाता है जो उसके उसमें किया जाता है, ठीक है ना। उतना समझाने का हमको टाइम नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए हम जो है खाली सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आंसर को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने कॉपी में उतार दीजिएगा बस, इतना बहुत इंपॉर्टेंट अपने छाटे हैं, ठीक है ना। हर बार जो पूछता है वैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, संपर्क विधि से गंध अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के सिद्धांत को समीकरण के साथ लिखे, मतलब उल्लेख करें। SO आयन परीक्षण लिखे, ठीक है ना। तो देखिए संपर्क विधि जो है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एक तरह के लॉन्ग में पूछा हुआ है, ठीक है ना, 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तरह जो 5 नंबर के लायक है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल कैसे, देखिए आंसर यहाँ शुरू है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण निम्न चरणों से होता है। सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, जब सल्फर बोले S बोले तो सल्फर को वायु में गर्म करने पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, बनता है। तो देखिए हम सल्फर को O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ जब हम गर्म किए हैं तो क्या गर्म करने के बाद क्या बनता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। उसके बाद B नंबर क्या, मतलब सॉरी 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, देखिए
अब फिर क्या करेंगे, इसी को SO2 जो है इसी को हमें फिर O2 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है ना। देखिए गर्म हम किए हैं तो क्या बनता है, SO3 बनता है। देखिए जैसे हम गर्म किया है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ संतुलित भी किया हुआ है, यहाँ आगे हम 2 है, ठीक है ना। संतुलित करने के लिए अगर अभी तो नहीं बता पाएंगे क्या कि समय बहुत कम है, ठीक है, अभी बताते जाते हैं। संतुलित करने के लिए हमें कभी होगा तो जब आप अथी कॉम्पिटिशन की तैयारी करिएगा तो उस समय हम बता देंगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन की तैयारी होगा तो इस चैनल पर हम करेंगे, ठीक है ना, करवाएंगे, ठीक है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। और फटाफट जो है यहाँ इस सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए और रख लीजिए और भी चाहिए, ठीक है ना। आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, उतना आवाज़ अच्छा से नहीं निकलता होगा, तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए भारी आवाज़ निकलता होगा, ठीक है ना। और उसके बाद तो देखिए उसके बाद क्या है, प्राप्त SO3 को जल में प्रवाहित करने पर क्या बनता है। देखिए इसको किसके साथ जल के साथ गर्म करें, मतलब जल के साथ प्रवाहित करेंगे, ठीक है। किसके साथ, H2O के साथ करेंगे। किसको, SO3 को, जो यहाँ प्राप्त हुआ था ना SO3, इसी को हमें क्या करेंगे, जल के साथ प्रवाहित करेंगे। जब किए तो क्या बना है, H2SO4 बनता है, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दे दिए, ठीक है ना। तो लिखा आता यह संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल का बनता है, ठीक है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन और पूछा था, SO4 आयन परीक्षण। देखिए एक प्रखनली में पदार्थ के विलयन को लेकर उसमें BaCl2 का विलयन डालने पर BaSO4 का सफ़ेद अपक्षय प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो कि HCl में अविलय है, ठीक है ना। देखिए यहाँ रिएक्शन है, रिएक्शन दे दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तीर जो था यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर भाग गया। वैसे देखिए सफ़ेद अपक्षय जो है ये है, ठीक है ना, नहीं क्या है, ठीक है ना, ये प्राप्त हुआ था सफ़ेद अपक्षय, गायब हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लायोफोबिक कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड में विभेद, मतलब विभेद बोले तो अंतर। देखिए अंतर क्या है, देखिए लायोफोबिक कोलाइड इधर हो गया, लायोफिलिक कोलाइड इधर हो गया, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, यह अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इसे माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। चौथा भी है, ये अनुत्क्रमणीय है होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। इसे आसानी से कोलाइडल अवस्था में बदला जा सकता है, लेकिन इसे आसानी से कोलाइड अवस्था में बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक उदाहरण दे। जेल है, जेल का क्या होता है, मक्खन पानी और दूध दे दिया, दो उदाहरण दे दिए, आप एक बोला तो दो दे दिए, ठीक है ना। एरोसोल का क्या होता है, धुआं और कुहासा होता है, ठीक है ना। उसके बाद 15 नंबर है, 5% से यूरिया के घोल का प्राशन दाब 273 पर ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसको हमें कॉपी पेज पर हमें इसको बताते हैं, तो दूसरे पेज पर, ठीक है ना। चलिए बार पूछा था, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो है दिया है, क्या दिया है, देखिए यूरिया का अनुभार कितना है, यूरिया का अनुभार है 60 AMU, ठीक है ना। तो अगर अनुभार आपको नहीं निकालने के लिए आता है तो ये जो है हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में बताने का, ठीक है। अनुभार निकालना है, बहुत सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है, देखिए सबका जो है ना, आपको ना परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्य संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो सबका याद रहना चाहिए, ठीक है। सबका परमाणु द्रव्यमान जो है लिख लीजिए, लिख के सबको ऐड कर दीजिए, बोले तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 60 AMU, ठीक है ना। तो अनुभार निकल गया। तो देखिए कितना दिया है, तापमान कितना दिया है, देखिए 273 केल्विन देते थे, 273 केल्विन दे दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, वेट कितना है, 5 kg है, 5 kg यूरिया है ना, ठीक है ना, 5 kg है, वेट हो गया 5 kg। इसका आयतन कितना, आयतन है 100 ml है, कितना है, 100 ml है, ठीक है ना। इसको ML से हमको लीटर में चेंज करना है, ठीक है। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 को 1000 से हम भाग दिए, ठीक है ना, भाग दे दिए तो कितना आ गया, लीटर में आ गया 0.1 लीटर, ठीक है ना। तो ये R का मान जो है बच्चों ये नियतांक है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, 0.082, ठीक है ना, R का मान। तो चलिए बच्चों देखिए प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, पाई से, ठीक है। कैसे सूचित किया जाता है, पाई सूचित किया जाता है, इसलिए पाई बराबर सूत्र होता है WRT/VM, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस सूत्र पर सबको मार्क बैठाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है, 5 बैठा दिया, उसके बाद गुना, उसके बाद R का मान कितना आया था, दिया, ये R का मान दिया था, देखिए R का मान यहाँ पर दिया हुआ था 0.082, ठीक है। गुण है, टी का मान कितना है 200, देखिए बच्चों यहाँ पर होगा, टी का मान कितना है 273, ठीक है, 273 केल्विन दे देते हैं, ठीक है। तो बटा दे देते हैं, ठीक है। V का मान क्या है, V का मान निकला था, देखिए यहाँ पर कितना निकला, 0.1 लीटर, ठीक है निकला। तो गुण है, उसके बाद देखिए M का मान कितना निकला था, देखिए M का मान है यहाँ पर, देखिए अनुभार कितना निकला 60 AMU, ठीक है। तो बच्चों सबका मान बैठा दिए। तो देखिए मान बैठाने के बाद क्या करेंगे, सबका मान बैठिए, आप इसको काटते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे काटेंगे, देखिए अब ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 12 25 60, 12 में कट गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कट रहा है, इसको पॉइंट काट देते हैं, तो काटने के बाद यहाँ पर गुना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। जब एक होगा पॉइंट यहाँ काटेंगे तो नीचे ऊपर में 0 बैठेगा, तो 0 दे दिया यहाँ पर हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो बच्चों देखिए क्या किए थे, ये जो है 5
को साइड से काटे तो 12 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया। उसके बाद 2 बार में काटे थे, 12 को 6 कट गया, 12 दूना 2 छक्के 12 और ये 41 बार में कट गया, देख लीजिए। उसके बाद क्या किए, उसके बाद 6 को 3 के बार हम काटे तो 3 के बार हम ये कट गया, 91 बार में 273, 91 बार में कट गया, 3 का बार में। उसके बाद 6 जो है 2 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है 0 से 0 काट दिए। तो बच्चों देखिए कितना बचा है मेरे पास, बराबर बच्चा कितना, जितना अंक बचा वो सब लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या बचा है, बचा 41 गुने 91 और नीचे में कितना बचा है, नीचे में बचा है, ये तो बच्चों ये तो कट चुका है, ये तो नहीं होगा। नीचे में बचा है 2, ये 2 बच गया है। उसके बाद ये 2 शून्य बच गया है, 0, दोनों उतार देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये उतार दिए तो देखिए ऊपर में 41 गुने 91 और बट नीचे में कितना बचा है, 200 बचा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या करना है इसको। आगे तक ऊपर जो है दोनों गुना करते हैं, ठीक है। दोनों गुना करने के बाद हमको प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है 37 31, कितना होता है 37 31, ठीक है। 37 31 और नीचे में जो होता है कितना है 200, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को भाग देंगे, इस दोनों को अगर भाग देंगे 37 31 को 200 से भाग कर देंगे तो हमको प्राप्त जो होगा वो होगा कितना 18.65 AMU, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ हमको 18.65, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो बच्चों चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्या है, उल्टा प्रसारण क्या है। जब बिलियन में बाहर से दाब लगाया जाता है तो बिलियन के कुछ अणु विलायक में चले जाते हैं तो उसे उल्टा प्रसारण कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे, ठीक है ना। तो इसका क्या है K2 बड़ा कोष्टक NI छोटा कोष्टक CN छोटा कोष्टक ऑफ 4 बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है देखिए, पोटासियम टेट्रासाइनो निकलेट, ठीक है ना, निकलेट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बी नंबर क्या है, बी नंबर देखिए बड़ा कोष्टक COCl2 छोटा कोष्टक NH3 छोटा कोष्टक बंद 4 इंटू Cl, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइड कोबाल्ट थर्ड, मतलब तीसरा, ठीक है ना, तीसरा क्लोराइड, ठीक है। देख लीजिए कॉपी में उतार दीजिए, ऐसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विविया है, होल स्क्वायर है, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। निम्नलिखित के कारण बताइए, किसका कहना बोल रहा है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल एनिलीन, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल देख लीजिए एसिटिक अम्ल से है अधिक सबल है, क्या बोल रहा है फॉर्मिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से है अधिक सबल है। देखिए थोड़ा सा कलर इस यहाँ तक करना चाहिए था ना, यहाँ तक कलर करना चाहिए था, यहाँ कर दिए, सॉरी। देखिए इस आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में OH बंधन का टूटना मिथाइल ग्रुप के +I प्रभाव के कारण कम हो जाता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय है। देखिए क्यों क्षारीय कम क्षारीय है, देखिए एनिलीन के NH2 ग्रुप के N पर मौजूद लो पेयर इलेक्ट्रॉन +R प्रभाव के कारण दान करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय है, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्या है, निम्नलिखित के बारे में बताइए। ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से काफ़ी कम होता है, क्यों कम होता है, देखिए ईथर हाइड्रोजन बंध बनाता है लेकिन अल्कोहल हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ठीक है ना, इसलिए ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से काफ़ी कम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों है, देखिए फिनॉल में जल H+ आयन देता है, ठीक है ना, फिनॉल जो है जल में H+ आयन देता है लेकिन इसीलिए यह अम्लीय होते हैं, जबकि अल्कोहल जल में H+ आयन नहीं देता है, इसलिए यह अम्लीय नहीं होते, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, डेनियल सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया एवं सेल अभिक्रिया लिखें, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो होता है सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया क्या है ये है, ठीक है ना, यहाँ तीर यहाँ पड़ता है, ठीक है ना, तीर यहाँ बीच में होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा बहुत कुछ नहीं सिंपल है। देखिए सेल अभिक्रिया कैसे निकलता है, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, किसको, देखिए जेड आयन को जो है जिंक के साथ कॉपर पर पावर +2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ इसको इसके साथ गुना कर मतलब अथी कर पहले जोड़ दीजिए और इसको जेड आयन +2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लेकर कॉपर के साथ जोड़ दीजिए, देखिए इसी है जुटा हुआ, देखिए लाइए, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के बारे में बताइए, किसके बारे में बोल रहा है HIHF का सबल अम्ल है, कैसे है, देखिए
आई का आकार एफ से बड़ा होता है, इसलिए एच आई की बंधन लंबाई एच एफ से अधिक होता है, जिससे एच आई कमज़ोर होता है तथा आसानी से आयन में टूट जाता है। उसके बाद बी नंबर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है। क्यों होता है? देखिए, फ्लोरीन में बाहर से प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन तथा फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण अधिक होता है, जिससे मुक्त ऊर्जा क्लोरीन से कम होता है। ठीक है ना। 22 नंबर क्या, निम्नलिखित के उदाहरण के साथ परिभाषा दे। देखिए, पहले क्या है, निस्तापन। निस्तापन क्या है? निस्तापन बोले तो निस्तापन वर्जन में अंतर पूछता है इसका भी। देखिए, आयस को, देखिए क्या होता है निस्तापन, क्या होता है, आयस की जो होता है ना, आयस को हम वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म करेंगे, जो प्रक्रिया होगा वो प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर CaCO3 को गर्म किए तो CaO प्लस CO2 टूट गया। ठीक है ना। उसके बाद बी नंबर क्या है, भर्जन या जारण। ऐसे देखिए, इसको अनुपस्थिति में किए तो इसको उपस्थिति में करेंगे, बस बात खत्म। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्या है, अवशोषण अधिशोषण में अंतर। ये है अवशोषण, ये है अधिशोषण। उतार लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद 24 नंबर क्या है, शोटकी त्रुटि तथा फ्रेंकल दोष के बीच अंतर है। ठीक है ना। तो ये शोटकी दोष है इधर, इधर फ्रेंकल दोष है। ठीक है, आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, याद देखिए तरीका से, अगर याद करना चाहता है तो चिकट चिकट भी जोर जोर से याद करिए। ठीक है ना, ताकि पूरा गाँव सुने, तभी याद होगा, नहीं तो जो गूंग बतासन याद करेगा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुलाई को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, तब इसके क्वथनांक में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। घुलाई की अणु मात्रा की गणना करें। ठीक है, देखिए बेंजीन के भी बराबर इतना दे दिया है, 2.53 किलोमीटर इन पावर इनवर्स माइनस। ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं दूसरे पेज पे, चलते हैं दूसरे पेज पे, इसको बताते हैं। ठीक है, जो इसमें इसमें दिया हुआ है डेल्टा टीवी बराबर बोले तो ये जो है क्वथनांक में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रहा है। ये जो है दे दिया आपको वाष्पशील घुलाई की मात्रा दे दिया 10 ग्राम और वेट दे दिया 100 ग्राम। ठीक है, वेट कितना दिया है, 100 ग्राम दे दिया है ये। उसके बाद ये जो है के बी जो दिया है यहाँ पर बेंजीन का के बी बराबर कितना दे दिया है 2.53 किलोमीटर पर पावर -1 दे दिया है। तो इसलिए ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए, इसमें बोल रहा है क्वथनांक में घुलाई की अणु की मात्रा की गणना करें, बोले तो m बराबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो हम राउल्ट के नियम से चलेंगे। कैसे, कौन नियम से चलेंगे, राउल्ट के नियम से चलेंगे। राउल्ट का नियम क्या बोलता है, डेल्टा टीवी बराबर के बी गुणे ए गुणे 1000 बटे m गुणे W। ठीक है ना। तो सूत्र पर चलते हैं। तो सूत्र के अनुसार चलने के बाद तो देखिए बच्चों, सूत्र पर बैठाते हैं सभी का मान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैठाते हैं क्या, डेल्टा टीवी का मान कितना दिया है, इसका देखिए मान कितना दिया है, यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, बैठा देते हैं 1 डिग्री, एक हो गया। उसके बाद क्या है बराबर, ठीक है 1 डिग्री हो गया। उसका के बी का मान कितना दिया है, के बी का मान दे दिया, देख ली कितना दे दिया था 2.53 गुने, उसके बाद दे दिया है, उसके बाद किसका ए का मान, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दे दिया है 10। तो 10 बैठा देते हैं। ठीक है, गुने उसके बाद किसका मान, उसके बाद 1000 है तो 1000 दे देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1000 हम 1000 दे दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए एम का मान कितना दिया है, एम का मान नहीं दिया, एम का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो एम दे देते हैं। ठीक है, गुने उसके बाद डब्लू का मान इसमें दिया है, डब्लू का मान बोल रहा है, डब्लू का मान दे दिया है 100 ग्राम, तो डब्लू का मान 100 ग्राम दे देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों डब्लू का मान भी 100 ग्राम दे दिया है, तो 1 बराबर था। ठीक है ना, 1 डिग्री में था। तो बच्चों यह हो गया। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद तो बच्चों हम यहाँ काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को काटेंगे तो क्या होगा, अंक है 1 2 अंक है तो 2 जीरो दे देते हैं नीचे में। ठीक है, यह हो गया। तो बच्चों तो देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो देखिए आगे तो और किसको काट दें, इसको इससे इसके साथ काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद और कौन कट रहा है, तो यहाँ पर 1 जीरो होना चाहिए, ए का मान जो है 10 ग्राम है, मैंने यहाँ जो 100 दे दिया है, 1 जीरो का टाइम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जीरो जो है नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक्स पर गया 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो होना चाहिए। ठीक है, 1 जीरो देते हैं, 10 हो गया। तो बच्चों ये जो है कंप्लीट हो गया, सब कट गया, ये कट गया, ये सब कट गया। उसके बाद बाकी बच्चा है क्या, एम बच्चा। देखिए अगर नीचा में कुछ नहीं तो नीचा में 1 देते हैं, तो तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा से गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, एम बराबर
2.53। ये हो गया मेरा आंसर। क्या गया होगा उत्तर। ठीक है बच्चों, आप सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से, तो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। कौन है, अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया में वेग समीकरण के अभिकारक का संतरण का घातांक का योग अभिक्रिया का कोटि कहते हैं। ठीक है ना। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक का समान ऊर्जा के योग को थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। यह विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन पर जमा पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसे फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहते हैं। देखिए इतना जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में इतना छोटा परिभाषा कोई नहीं देगा। ठीक है ना, सिर्फ हम दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें फैराडे का प्रथम नियम था, इसमें द्वितीय का दूसरा भी नियम इसे लिख दिए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, इसे बहुत याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है इसका इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों परिभाषा सेम है, लेकिन देखिए एक जगह अंतर है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन पर जमा पदार्थ की मात्रा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें भी यहाँ पर यहाँ जमा पदार्थ की मात्रा तक यहाँ पर भी। ठीक है ना, इसमें क्या है उसके विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन इसमें क्या है तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद सी नंबर है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे। क्या है, देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो एक एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रभावित होने से होती है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। 28 नंबर क्या होता है, जब देखिए इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 घोल के द्वारा किया जाता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 के घोल के द्वारा किया जाता है, तब मुझे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है बी नंबर क्या है, इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है। ठीक है ना, तो देखिए जब इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। ठीक है ना, उसी तरह देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्लोरोएथेन प्राप्त होता है, अन्य अपक्षेप भी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ का कहाँ चल गया, ये देखिए ये तीर जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अरे भैया कहाँ भाग गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, 1 घंटा बन जाएगा वीडियो लगता है। देखिए क्या है, उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, भारी अधातुओं के S उपकक्षा में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रहती है। ठीक है ना, तो उसे उदासीन अभी कहते हैं। ठीक है, जोड़ी प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, तो PCl3 लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है, तो क्यों करता है, देखिए PCl3 में P परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण PCl3 लेविस अम्ल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमरे के तापक्रम पर H2S एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है। देखिए ये क्वेश्चन पहले पीछे में दूसरे तरीका से बता चुके हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये कहा कि ये जो होता है हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, जबकि जर्मेनियम स्कैंडियम जितने भी होता है मतलब Hgn Sn तथा Pb की संयोजकता भी 2 भी होती है। क्यों होती है, देखिए कार्बन तथा सिलिकॉन के परमाणु की आकार छोटा होता है तथा वैद्युत ऋणात्मकता का मान काफ़ी अधिक होने के कारण उनकी संयोजकता 4 होती है, जबकि जर्मेनियम मतलब होती है Gsn तथा Pb मतलब ये होता है लेड का है। ठीक है ना, ये स्कैंडियम का है, ये सूत्र Pb का है जो लेड का है शीशा का। ठीक है, संयोजकता 2 भी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अंतर भर्जन तथा निष्पादन में विभेद बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। ठीक है, जो परिभाषा हम पहले इन दोनों का परिभाषा जो पहले हम दिए थे वही परिभाषा है, अंतर भी बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संकुलन यौगिक का IUPAC नाम लिखे। ठीक है ना, तो इसका IUPAC नाम क्या है, इसका डाईअमाइड डाइक्लोराइड प्लेटिनम। ठीक है ना, इसका क्या है, इसका है टेट्राएमीन क्लोरिलो क्रोमियम 3 जो है ये रोमन अंक में 3 है। ठीक है ना, आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। CD+2 के लवण सफ़ेद क्यों होते हैं, देखिए चूंकि CD+2 के पास केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है अतः DD संक्रमण संभव नहीं है, इसीलिए CD+2 के लवण सफ़ेद होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या है, H3PO3 क्यों एक अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता, क्यों करता है? देखिए यहाँ परिभाषा दे दी है। H3PO3 में P का ऑक्सीकरण अवस्था +3 आता है जो कि +5 तक बढ़ सकता है, इसीलिए H3PO3 एक अपकारक के रूप में अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 में P का ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है जो कि अधिकतम है, इसीलिए H3PO4 ऐसा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए दिए गए यौगिक के IUPAC नाम लिखे। देखिए बहुत से ऐसा आ रहा है ना, देखिए वही फिर लग रहा है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, पहले जो बता चुके हैं क्वेश्चन वही है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित की व्याख्या करें। फिर वही क्वेश्चन लगता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बोले तो HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोले तो HF से शक्ति अम्ल क्यों है, शक्तिशाली अम्ल क्यों है? देखिए ये जो होता है इससे जो है शक्तिशाली अम्ल क्यों होता है, क्यों होता है? देखिए I का आकार F से बड़ा होता है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है क्या, HI का बंधन लंबाई HF से अधिक होता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। उसके लिए उसके बाद क्या होता है, HI कमज़ोर हो जाता है और ये आयन में टूट जाता है। ठीक है ना, बस इसका कारण यही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी नंबर, फ्लोरीन हाइड्रोजन बंधुता क्लोरीन से कम होता है, क्यों होता है? देखिए फ्लोरीन में बाहर से प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन तथा फ्लोरीन में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण अधिक होता है जिससे मुक्त ऊर्जा क्लोरीन से कम होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर, अवशोषण एवं अधिशोषण में भेद लिखे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर अवशोषण का अथी है, अवशोषण है, इधर अधिशोषण है। ठीक है, दोनों का अंतर है। पहला क्या है, यह अंदर तक होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह पृष्ठ की होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, यह स्थूल प्रक्रिया है, यह पृष्ठ प्रक्रिया है। P2O5 जल वाष्प अवशोषित करता है जबकि ये जो है यह सिल्क जेल वाष्प अवशोषित करता है। सेंटेंस नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित की परिभाषा दो। क्या है, भर्जन और जारन, वही फिर आ गया। ठीक है ना, निस्तापन, भर्जन और निस्तापन। ठीक है, तो देख लीजिएगा वही फिर परिभाषा, वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर, निम्नलिखित का कारण बताइए। क्या है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है। देखिए फिर लगता है वही क्वेश्चन आ गया फिर। ठीक है ना, देख लीजिएगा बहुत सिंपल है। एसिटिक अम्ल में CH3 समूह प्लस आयन प्रभाव को बढ़ा देता है जो कि OH+ के वियोजन को क्या होता है, कम कर देता है। ठीक है, इसी कारण फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है। ठीक है ना, बस। बी नंबर क्या है, एनिलीन, एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम होती है। एनिलीन में नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है जिस कारण प्रोटोनीकरण के लिए इनकी उपलब्धता कम होती है। ठीक है ना, उसके बाद है 39 नंबर, कोलाइड बनाने की 2 विधियों को लिखे। कौन है, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। तनुघोल के अनुसांख्यिक गुणधर्म को लिखे, विभिन्न प्रकार के अनुसांख्यिक गुणधर्मों को लिखे। तो ये क्या है, देखिए बिलियन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं, बिलियन की अनुसांख्यिक गुणधर्म। ठीक है, इसकी संख्या निम्नलिखित है, आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे तो। पहला है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, दूसरा है हिमांक अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का अवनयन, चौथा है प्रासरण दाब। ठीक है, 41 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेंड इनवर्स है। इसी अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए इसको कहाँ चलते हैं, कॉपी के पेज पर चलते हैं, बताते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों हमें दे रखा है अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पे वेग स्थिरांक दे रखा है, वेग स्थिरांक को के से व्यक्त करते हैं। ये दे रखा है हमें 60 प्रति सेकंड, और हमसे कह रहा है दोस्तों अभिक्रिया जो है वो 75% पूरी हो गई है। यानी जैसे हमारा जो अभिकारक है ए, ठीक है, और इससे हमें उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, उत्पाद यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर दोस्तों हम अभिकारक ए की जो प्रारंभिक मात्रा है इसे हम 100 ले लेते हैं। अब ये 100 मोल कह सकते हैं या 100 ग्राम, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि अनुपात आएगा तो इस वजह से हम इकाई को नहीं देख रहे हैं। ठीक, अब हमसे कह रहा है इसी अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी अभिक्रिया को हमें कितना पूरा करना है, अभिक्रिया को 75% तक पूरा करना है, उसमें कितना समय लगेगा इसको ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो मान लिया दोस्तों अभिक्रिया 75% पूरा हो रही है, तो इसका मतलब जो अभिकारक ए है इसके 75 जो भाग है, 75 इकाई जो भार है या 75 इकाई जो मात्रा है वो अभिक्रिया कर लेगी। ठीक है, करके वो उत्पाद बना लेगी। तो बची हुई मात्रा जो अभिकारक ए है, अभिकारक जो यहाँ पे ए है, इसकी बची हुई मात्रा, इसको हम ए डैश से या A-V से यहाँ पे व्यक्त कर देते हैं। ये कितनी बची रह जाएगी दोस्तों, 100 में से 75% हमें पूरा करना था, 100 माइनस 75 इकाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 इकाई। ठीक, 25 इकाई। अब ये यहाँ पे दोस्तों इकाई कुछ भी हो सकती है, मोल, ग्राम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसके लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है उसको हम लिख रहे हैं। तो ये सूत्र है K बराबर 2.303 बटे समय T लॉग आधार 10 A बटे A माइनस B।
ए बटे ए माइनस बी। और अधिकतर दोस्तों जो हमें किताबों में सूत्र दे रखा होता है उसमें ए माइनस एक्स होता है, तो हम यहाँ पे ए माइनस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि सभी ने ए माइनस एक्स करके याद किया रहता है इसका मान, ठीक है, इस सूत्र में। तो ये दोस्तों सूत्र है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए। अब यहाँ पे जो मान दे रखे हैं दिए गए सभी मानों को लगा देंगे। तो यहाँ पे के का मान कितना है 60 और 2.303, और समय कितना है यहाँ पे, समय हमें ज्ञात करना है टी लॉग ए का मान कितना है दोस्तों, ये 100 हमने ले लिया था, ए माइनस एक्स का मान कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ से हमें चूंकि समय का मान ज्ञात करना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे 60, 60 लॉग, और ये दोस्तों आ जाएगा आधार 10, 25 चौका 100, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। लॉग 4 का मान ज्ञात कर लेंगे और इसे हल करेंगे तो समय टी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हल करने पे समय का मान आ रहा है दोस्तों टी बराबर 0.0231 सेकेंड। समय का मान कितना आ रहा है 0.0231 सेकेंड। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर, प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसको भी कॉपी पे बताते हैं, चलिए। तो दोस्तों कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, ठीक है, हमें बताना है उसका अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों अर्ध जीवन काल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अर्ध जीवन काल दोस्तों वह समय अंतराल होता है जिसके पूर्ण होते ही जो हमारा अभिकारक है किसी भी अभिक्रिया में, उसकी मात्रा जो प्रारंभ में मात्रा ली गई है उसकी आधी रह जाती है। जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया यहाँ पे मैंने लिख दी, यहाँ पे अभिकारक क्या है ए, और इससे उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो अभिकारक है इसके 10 मोल ले लिए। अब हमें क्या इन 10 मोल हमने क्या ले लिए हैं, अभिकारक ए के प्रारंभ में 10 मोल लिए हैं। अब दोस्तों हमें बताया गया है कि 5 मिनट जो है इस अभिक्रिया का क्या है, अर्ध जीवन काल है। तो जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, 5 मिनट पूरे होते ही तुरंत हम देखेंगे अभिकारक ए के बचे हुए मोलों की संख्या, मतलब अभिकारक ए की कितनी मात्रा अभी भी रह गई है जिसने अभिक्रिया नहीं किया है। तो दोस्तों ये होने चाहिए 5 मोल, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो इस अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल है, अर्ध जीवन काल है, तो यानी प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा बची होनी चाहिए अभिकारक ए की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको अर्ध जीवन काल। अब यहाँ पे दोस्तों हल करते हैं। तो जो ये जो हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसके वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, और ये सूत्र यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, के बराबर 2.303 बटे समय टी लॉग आधार 10, और यहाँ पे दोस्तों होता है ए नॉट सांद्रण ए नॉट बटे सांद्रण ए, ठीक है। ये क्या है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसके वेग स्थिरांक का सूत्र है, वेग स्थिरांक को ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ए नॉट है जो हमारा अभिकारक ए है, इसका प्रारंभिक सांद्रण क्या है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण। और ए दोस्तों किसी भी समय टी पर सांद्रण है। अब दोस्तों हमने मान लिया कि जो समय टी है वो किसके बराबर है, अर्ध जीवन काल के बराबर। अर्ध जीवन काल को हम टी हाफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो समय को हम किसके बराबर रख रहे हैं, अर्ध जीवन काल टी हाफ के बराबर। तो इस समय पर जब हमें हमारा जो समय है वो अर्ध जीवन काल है, इस समय पर सांद्रण ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, जो प्रारंभिक सांद्रण ए नॉट है इसका आधा रह जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में लगाएंगे। तो इस समीकरण में जब हम रखेंगे मान, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, के बराबर 2.303 बटे टी हाफ, और ये हो गया लॉग आधार 10 सांद्रण ए नॉट बटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा सांद्रण ए नॉट, और इसको भाग करेंगे हम 2 से, ए नॉट बटे 2, यही है सांद्रण ए का मान। अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, यहाँ से टी हाफ को हम यहाँ भेज दे रहे हैं, और ये जो वेग स्थिरांक है के इसको यहाँ पे ले आ रहे हैं, व्यवस्थित भी कर रहे हैं साथ में। तो ये हो जाएगा टी हाफ जो कि अर्ध आयु काल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये हो जाएगा 2.303 बटे के लॉग आधार 10। अब ये सांद्रण ए नॉट से सांद्रण ए नॉट कट गया, लॉग आधार 10 2। तो ये इसको दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 गुणा लॉग आधार 10 और 2, इसका मान होता है 0.03010 बटे वेग स्थिरांक के। तो यहाँ इसे हल करेंगे तो टी हाफ का मान आ जाएगा दोस्तों हल करने पे क्या रहे, 0.693 बटे के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके अर्धायु काल अर्थात अर्ध जीवन काल, इसका जो सूत्र आया आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के आ रहा है, बटे के। तो इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक है इसका प्रारंभिक सांद्रण या अभिकारक का टी हाफ पर जो सांद्रण है ए, इसका पद नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्ध जीवन काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल जो है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर, मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा है क्या है, किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, ठीक है ना। इसको जो होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नोट सूचित किया जाता है, ठीक है।
44 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं, दोनों का परिभाषा, ठीक है ना। पहले भी अगर पीछे में होगा देखे होंगे तो लगता है दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करिए, निकालिए, ठीक है ना, दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अधिश्वसन और रासायनिक अधिश्वसन में अंतर लिखें। ठीक है ना, देखिए अधिश्वसन अवशोषण तो पहले बताए हैं, ठीक है ना। ये है भौतिक और रासायनिक लग गया बस, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। क्या है पहला, या वंडरवाल बल से होता है, या कहता है रासायनिक बल से होता है। दो बल आप जानते होंगे, ऐसे केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो, ठीक है। या निम्न ताप पर होता है, या उच्च ताप पर होता है, या उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, या अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, या विशिष्ट नहीं होता है, या विशिष्ट होता है। दाब बढ़ने पर या बढ़ता है, दाब बढ़ने पर या घटता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं। देखिए संक्रमण तत्व में अपूर्ण भरा डी उपकक्षा होता है, जिससे डी संक्रमण संभव होता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तत्व बनाते हैं लिखना चाहिए था, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर, लोहे के दो मुख्य अयस्कों के नाम लिखे। कौन कौन है, हेमाटाइट, इसका सूत्र है FeO3, ठीक है, एवं मैग्नेटाइट, इसका FeO, ठीक है। उसके बाद कॉपर के भी दो अयस्क पूछ रहा है, ठीक है ना, कॉपर के भी दो अयस्क पूछा है। ताम्र पायराइट्स, जिसका सूत्र है CuFeS2, क्यूप्राइट क्या है Cu2SO, सॉरी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है Cl3Br या हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य। देखिए ये जो तृतीय विषय इसमें ये जो है, और लगभग में 6 गो तत्व जो है वो जो है वर्ग 17 का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आवर्त सारणी के वर्ग 17 में उपस्थित कुल 5 तत्वों कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ठीक है ना। ये 5 गो है, ठीक है ना। को समानता हैलोजन कहते हैं क्योंकि इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुयात पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है। देखिए अक्रिय गैसों की बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यासपूर्ण होने के कारण अभिक्रिया गैसों की संयोजकता शून्य होती है। उसके बाद 50 नंबर क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव की व्याख्या करें। देखिए क्या है, किसी अर्धशेल में इलेक्ट्रोड और उनके घोल के बीच विभवांतर को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। 51 नंबर है कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, ये होना चाहिए था, ठीक है, व्याख्या करा। परमाणु का वह समूह जिसमें कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश हो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, जैसे CH3 हो गया, मिथाइल का हो गया, ये C2H5 मिथाइल ईथान का, ठीक है ना। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, एसिड जो रेन होता है आपको पता ही है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा जो होता है प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है, ठीक है ना। ये होता है ना अम्ल जो होता है, ये अम्लीय वर्षा ये प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है, ठीक है। जो ऊपर से आता है, ऊपर से गिरता है, बारिश के रूप में पड़ता है, वो ऊपर से अम्ल होता है, नीचे आके अम्ल नहीं बनता है, ठीक है ना। यही बोल रहा है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाता है, बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, HF या HCl में प्रबल अम्ल कौन है। तो बोल रहा है ये दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है और क्यों है। देखिए Cl का परमाणु त्रिज्या F से अधिक होती है, इसलिए HCl प्रबल अम्ल होती है, और HF HCl से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है 54 नंबर, H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, बताइए क्यों। H2O जलीय विलयन में H+ आयन एवं OHE में आयन देता है, इसलिए यह उदासीन होता है, ठीक है ना। OH माइनस इलेक्ट्रॉन देता है इसमें, ठीक है ना। इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, वही बस। उसके बाद 55 नंबर क्या है, 55 नंबर क्या है, मोल प्रवास की व्याख्या करें। विलय और विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रवास बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है। देखिए दो अर्धशेलों को जोड़ने वाली नली जिसमें आयनिक लवण भरा होता है उसे लवण सेतु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर समझाइए, ठीक है ना। देखिए इधर है मोलरता, इधर है मोललता, ठीक है। पहला क्या, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या 1 kg, ठीक है ना, इसमें 1 लीटर हुआ तो 1 kg हो गया। इस दूसरा क्या है, इसे बड़ा आयाम सूचित किया जाता है, इसे छोटा आयाम क्या जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, लीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, kg होता है, ठीक है ना। 58 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 58 नंबर क्या है, राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। तो राउल्ट का नियम पूछ रहा है, वाष्पशील विलयन में अवयवी द्वारा आंशिक दाब उस मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। टिंडल क्या है, देखिए टिंडल नामक वैज्ञानिक, टिंडल कौन था, वैज्ञानिक था, ठीक है ना। नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को कोलाइडी विलयन से प्रवाहित किया तो
कोलाइडरी विलयन के कण चमकने लगते हैं, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको सभी बता दिया कि इसमें टॉप 60 जो आता है क्वेश्चन बताएंगे, तो टॉप 60 पर हमें आ गए। ठीक है ना। इस मतलब लास्ट क्वेश्चन देख लिया, बताइए क्यों। ये सब क्वेश्चन में है जितना भी है ना, कितना है ABCD। ठीक है ना। ABCDE तक है। ठीक है ना। तो इस पाँचों बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो देखिए NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा क्यों है। ठीक है ना। क्यों है देखिए NH3 में N की कम परमाणु त्रिज्या तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक के कारण NH3 अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। सिंपल बात है। सिंपल बात क्या है देखिए, ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है और ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, बस इतना काफ़ी है।